Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss MCQ of the respiratory system. तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द रेस्पायरेशन। तो जो रेस्पायरेशन सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या है। तो फर्स्ट टू ब्रेक डाउन फूड, सेकेंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, थर्ड टू रिलीज एनर्जी, फोर्थ टू ट्रांसपोर्ट ब्लड। तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो फूड का ब्रेक डाउन तो करेगा नहीं, वो जीआई सिस्टम का ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता नहीं है। तो जो थर्ड आंसर है आंसर नंबर सी, टू रिलीज एनर्जी, सी ऑप्शन करेक्ट है, टू रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब भी हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो पाथवे क्या होता है। तो पाथवे सबसे पहले नेजल कैविटी में आती, नेजल कैविटी के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, नेजल कैविटी देन लैरिंक्स देन ट्रैकिया देन ब्रोंकाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3, विच गैस इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब भी हम लोग रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सी गैस की सबसे ज़्यादा नीड होती है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। तो मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हैं जो रेस्पिरेशन के टाइम वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता उसको बोलते हैं एनारोबिक। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा फूड से, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता वो होता है एरोबिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो रहा, एरोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, जैसे जो फिशेस होती हैं उनके अंदर गिल्स भी होते हैं उनके, और वो लंग्स भी होते हैं, बट उनके जो फंक्शनल होते हैं वो गिल्स होते हैं। बट यहाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है वो होता है लंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता और फूड का प्रोडक्शन होता प्लांट के अंदर। एक्सीलेशन, एक्सीलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक होल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीथिंग भी आती है। तो यहाँ पे ब्रीथिंग ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ ब्रीथिंग ऑप्शन में होती तो राइट ऑप्शन होता ब्रीथिंग, बट ऑप्शन के अंदर ब्रीथिंग नहीं है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम इज। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम का जो शेप होती है वो क्या होती है। जो नॉर्मल शेप होती है वो डोम शेप होती है। जब हम लोग इनहेलेशन करेंगे, सांस लेंगे, सांस लेने के टाइम पे जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो जो अपना डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो जब डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो उस टाइम पे जो अपनी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम जब बढ़ती है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और गैसेस इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे डाउनवर्ड शिफ्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मूव्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर इनसाइड द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब कुछ भी हो, चाहे गैस हो चाहे वाटर हो, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करते हैं, ठीक है ना। तो जब इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो अपने थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर होता वो कम होता है और वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते एक दूसरे की। जब वॉल्यूम बढ़ जाती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे प्रेशर डिक्रीज होता है। तो एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा होता है और अपनी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर कम होता है। तो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो हायर प्रेशर से लेके
जहाँ पे लोअर प्रेशर है वहाँ पे गैस शिफ्ट करती हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो इसके अंदर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे वो हम लोग ब्रीथिंग को देंगे। जो रेस्पिरेशन एक होल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीथिंग भी इंक्लूड होती, और रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी न्यूट्रिएंट होता उनका ब्रेकडाउन होता और एनर्जी का प्रोडक्शन होता। बट ब्रीथिंग के अंदर इनटेक एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन करते फ्रॉम द बॉडी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है जो रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को। तो जैसे सेरिबेलम हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये सेंसेशन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सेरिबेलम है बॉडी बैलेंस कंट्रोल करता। जो ऑप्शन नंबर ए है मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है अपनी ब्रीथिंग रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11, द ट्रैकिया इज कॉमनली नोन एज। ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ईसोफेगस होता, ईसोफेगस से फूड हमारा पास डाउन होता है स्टोमक के अंदर, तो उसको फूड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया के अंदर एयर पास डाउन होती है लंग्स के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12, ठीक है ना, द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया इज कॉल्ड। अब एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो मतलब एक ढक्कन की तरह वर्क करता है। जब भी हम लोग स्वेलिंग करते हैं, जब भी कोई डिग्लूटेशन करते हैं, खाना खा रहे, उस टाइम पे वो एपिग्लोटिस ढक्कन है वो जो ट्रैकिया है उसके ऊपर उसको कवर कर लेता है, जिससे फूड ट्रैकिया के अंदर नहीं जाता, वो डायरेक्ट ईसोफेगस के अंदर जाता। तो जो वो प्रिवेंट करता है उसका नाम होता एपिग्लोटिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13, द लंग्स आर कवर्ड बाई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड। अलग अलग अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन है तो उन सबकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो हम लोग यहाँ पे लंग्स की बात कर रहे हैं, तो लंग्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लंग्स में होगा। फिर लंग्स से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जाती है लेफ्ट आर्ट्रिया के अंदर। लंग्स से जो ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके जाती है लेफ्ट आर्ट्रिया के अंदर, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू वार्म फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एयर। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो उसका जो भी लेते हैं, जब भी हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं और उसका जो एयर है उसका टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो सकता। तो थर्मो रेगुलेशन का और प्रोटेक्शन का फॉरेन पार्टिकल वो सब काम करता है नेजल कैविटी अपनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नेजल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड अकर थ्रू। अब एल्वुलाई और ब्लड का मतलब कौन सी प्रोसेस से, तो गैसेस मेनली डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही एक्सचेंज होती हैं। तो जैसे लिक्विड होते फ्लूइड होते हैं उनके अंदर ऑस्मोसिस भी हो जाती है, डिफ्यूजन भी हो जाती है, बट गैसेस के अंदर मेनली डिफ्यूजन ही प्रोसेस है जिससे एक्सचेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17, तो 17, इन एल्वुलाई द ऑक्सीजन मूव इनटू द ब्लड बिकॉज। तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन ब्लड में ही क्यों जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, द ब्लड हैज हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। रॉन्ग, ब्लड के अंदर नहीं होता, एल्वुलाई और लंग्स के अंदर हायर कंसंट्रेशन होता ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी, द एल्वुलर एयर हैज द हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लंग्स के अंदर एल्वुलाई प्रेजेंट होती और एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होता, तो इसी वजह से एल्वुलाई से ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ। हीमोग्लोबिन मेनली किससे बाइंड करती है,
ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज। अब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से, प्लाज्मा के अंदर मिक्स होके भी जाती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके भी जाती है और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाती है। बट इस क्वेश्चन में पूछा मेजॉरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन कैसे ट्रांसपोर्ट होता कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में निकलता है बॉडी के बाहर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 20, द प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन द ब्लड प्राइमरली सब्स्टिट्यूट ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग को कौन सी गैस है जो सब्स्टिट्यूट करती। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो मतलब जो ब्रीथिंग प्रोसेस वो कौन स्टिमुलेट कराता, ब्रीथिंग प्रोसेस वो मेनली स्टिमुलेट कराता कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो एक टॉक्सिक गैस है, अपनी बॉडी के अंदर रहेगी तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। अगर टॉक्सिसिटी होगी तो डिफरेंट ऑर्गन है वो अफेक्ट होंगे। तो जो ब्रीथिंग का स्टिमुलेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही करा दी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक तो एरोबिक एक एनएरोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा तो वो हो रहा है एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा तो एनएरोबिक। यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। प्लांट एरोबिक यूज करते, ह्यूमन एरोबिक यूज करते, वर्ड भी एरोबिक ही, मतलब ऑक्सीजन सब यूज करते हैं। जो ईस्ट एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये एरोबिक एनएरोबिक दोनों करता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ये एल्कोहल का फॉर्मेशन भी करता है फर्मेंटेशन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 23, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल। जब भी कोई ह्यूमन बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है फटीग के लिए और मसल पेन के लिए। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 24, क्वेश्चन नंबर इज 24, द इंटरनल रेस्पिरेशन रिफर्स टू गैस एक्सचेंज बिटवीन। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होती है, और जो इंटरनल है, इंटरनल में ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता है लंग्स और ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और सेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 25, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ओवर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो मेजर एडवांटेज यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होता और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन लेस अमाउंट में होता। एरोबिक के अंदर 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता, एनएरोबिक के अंदर 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस मोर एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 26, विच डिसीज इज कॉज्ड बाई इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब कोई भी कंडीशन हो जहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात आ जाए वहाँ पे उसके बाद उसके जो लास्ट टर्म होगा वहाँ पे आइटिस लगा होगा, ITIS आइटिस। तो ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन होगा तो ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 27, विच रेस्पिरेटरी डिसीज इज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया वो मेनली ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो टीबी कॉज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 28, अ कंडीशन वेयर द एल्वुलाई आर डैमेज्ड लीडिंग टू ब्रीथलेसनेस इज कॉल्ड। जब भी ब्रोंकाई मतलब एल्वुलाई डैमेज होती हैं और ब्रीथलेसनेस होती है तो ब्रोंकाई मेनली एम्फाइसेमा एक डिजीज कंडीशन है जो मेनली सिगरेट स्मोकिंग से होती है। उस कंडीशन में एल्वुलाई डैमेज हो जाती है और जो लंग्स की एयर और ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, एम्फाइसेमा, जो कि मेनली क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 29, विच डिजीज कॉज एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग
ऑफन ट्रिगर्ड बाई एलर्जेंस। अब मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके कॉन्स्टिक होने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे COPD है उसमें भी होता, निमोनिया में होता, बट यहाँ पे एक टर्म दिया गया वो है एलर्जेंस। मतलब कौन से ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता। तो अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो मेनली एलर्जी की वजह से होती है, जैसे पोलन एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई और एयर एलर्जी होगी, उसकी वजह से होती है अस्थमा कंडीशन। उस कंडीशन के अंदर जो एयरवे होता है वो अपना कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता। तो एलर्जन टर्म ये है, तो इसी यही मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है अस्थमा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 30। व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ऑन रेस्पिरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग होता है तो जब भी बॉडी के अंदर कार्बन मतलब कहीं पे भी मतलब कोई मतलब फ्यूल व्यूल बर्न हो रहा तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन होता। अगर तुम उसको इनहेल कर लेते हो तो वो मतलब हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो जाता, फिर वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन, इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग टू इंक्रीज तो होगा नहीं, कॉज फास्टर रेस्पिरेशन, इंक्रीज लंग कैपेसिटी, ये भी नहीं होंगी। तो ऑक्सीजन की जो मतलब हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी होती वो डिक्रीज कर देता कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डिक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 31। विच मसल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी मसल होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल और फंक्शन प्ले करती हैं। तो दो मसल होती है बेसिकली, एक तो डायफ्राम होता है, दूसरा होता है इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों मसल ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट जो मेजर रोल होता है वो डायफ्राम का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं, बट यहाँ पे दोनों चूज करने के लिए दिए नहीं गए। तो जो मेजर रोल है वो डायफ्राम का है, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस देंगे वो यहाँ पे हम लोग देंगे डायफ्राम को, फिर उसके बाद देंगे इंटरकोस्टल मसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 32। हाउ मैनी लोब्स डस हैज राइट लंग्स। जो अपना दो लंग होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो राइट लंग होते हैं उसके अंदर 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब होते हैं। तो यहाँ पे राइट लंग पूछा, इसके अंदर होते 3 लोब, और जो राइट लंग और जो लेफ्ट होता है उसके अंदर होते 2 लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो बाई प्रोडक्ट वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है, उसको बॉडी एक्सपेल आउट कर देती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 34। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल सराउंड द एल्वुलाई फॉर गैस एक्सचेंज। तो जो भी ब्लड वेसल होती हैं वो फाइन ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, और वहीं से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो जितनी भी जो आर्टरीज है और जो वेन्स हैं वो ब्रेक हो जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरी फाइन नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होती हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होती है गैस एक्सचेंज के लिए। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 35। द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन एज। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी लंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अप्रॉक्स होती है 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 36। द वॉल्यूम ऑफ एन एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड। जब भी हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग करते तो उस ब्रीथिंग को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि होती 500 ml। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 37। What is the maximum amount of air a person can forcefully exhale after minimum inhalation। मतलब इनहेल मिनिमम कर रहा और फोर्सफुल कितनी निकालेगा, उस कंडीशन को, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर फोर्सफुली एक्सहेल कर देगा बट जो इनहेल करेगा वो मिनिमम करेगा, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 38। विच लंग वॉल्यूम रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब हम लोग फोर्सफुल मतलब सांस फोर्सफुली निकाल रहे थे, उसके बाद भी अपने लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर बचती है। अगर एयर नहीं बचेगी तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो 1000 से 11 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 39। विच लंग वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज।
जब कोई भी पर्सन है, जैसे एथलीट वगैरह हैं जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट हैं जो रनिंग वनिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो जो उनकी जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन को टाइडल वॉल्यूम बोलते, तो उनकी नॉर्मल रेस्पिरेशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग बोल देंगे टाइडल वॉल्यूम उनकी इंक्रीज हो जाएगी, तो उनका स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाता नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 40, द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटर रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 41, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्राइमरली रेगुलेट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्राइमरली रेगुलेट द ब्रीथिंग रेट। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया, जो ब्रीथिंग रेट है वो मेडुला ऑब्लेंगेटा कंट्रोल करता है, क्योंकि जो ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेडुला ऑब्लेंगेटा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 42, एन इंक्रीज इन विच गैस इन द ब्लड स्टिमुलेट ब्रीथिंग। अब बॉडी के अंदर कौन सी गैस का मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा, वो स्टिमुलेट करेगी ब्रीथिंग को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तभी ब्रीथिंग की प्रोसेस स्टिमुलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43, ब्रीथिंग रेट इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द लेवल्स ऑफ। जो ब्रीथिंग रेट को मतलब कौन सी गैस है उसके लेवल कंट्रोल करता है, तो इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, क्योंकि ये टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 44, व्हाट हैपेंस टू द ब्रीथिंग रेट व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीजेज। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो इंक्रीज हो रहा, तो ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगी। ब्रीथिंग रेट क्यों इंक्रीज होगी, तो बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता उसको जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करें, तो इसके लिए जो ब्रीथिंग रेट है हमारी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 45, हाउ डज कीमो रिसेप्टर्स इन द बॉडी हेल्प्स रेगुलेट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर कीमो रिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी लेवल को मतलब मॉनिटर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द बॉडी और ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन टू द हाई एल्टीट्यूड। जब भी तुम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता, तो उस टाइम पे जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है शॉर्ट टाइम। अगर तुम लॉन्ग टाइम के लिए जाओगे तो लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर तुम कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के जा रहे तो वहाँ पे लंग्स की कैपेसिटी डिक्रीज होती है और ब्रीथलेसनेस होती है, नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिड्यूस लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 47, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द हाई एल्टीट्यूड लीड टू। अगर तुम लंबे समय के लिए जा रहे तो लंबे समय के लिए जा रहे तो उसके अंदर जो हमारी जो लंग्स कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होगी, और जो अपनी आरबीसी होती हैं तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन का नंबर भी बढ़ेगा बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 48, व्हाट हैपेंस टू ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी ड्यूरिंग हाइपर वेंटिलेशन। जब भी हम लोग हाइपर वेंटिलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन का लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जल्दी डिलीवर होगी तो बॉडी टिश्यू तक जल्दी पहुंचेगी। तो जब हाइपर वेंटिलेशन का एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम लोग मतलब तेज़ी से सांस लेते, जल्दी जल्दी सांस लेते, जब जल्दी जल्दी सांस लोगे तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ज़्यादा जाएगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दे इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 49, इन विच कंडीशन डस एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एल्वुलाई मेकिंग गैस एक्सचेंज डिफिकल्टी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता, तो निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एल्वुलाई होती है वो अफेक्ट होती है और एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, निमोनिया, ये एक डिजीज कंडीशन है। स्मोकिंग प्राइमरली डैमेज विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब भी जो भी पर्सन स्मोकिंग कंटिन्यूस कर ला वो स्मोकिंग
एक बहुत मेजर कॉज है जिसकी वजह से अदर प्रॉब्लम भी बॉडी के अंदर डेवलप्ड हो जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो जाएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी के अंदर, तो स्मोकिंग मेनली जो एल्वेलाई होती हैं, एल्वेलाई को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो हमारी लंग्स कैपेसिटी वो भी डिक्रीज हो जाती है। अगर लंग्स कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो हम लोग का जो ओवरऑल स्टेमिना है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एल्वेलाई डैमेज होती है स्मोकिंग करने से अंदर। थैंक यू, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर।